6, 5, 4, चालू है भाई। 3, 2, 1. Amazon प्राइम वीडियो पे एक शो आया है जिसका नाम है Amazon MX प्लेयर पे भी आया है। हाँ मतलब मैं बताने वाला था आगे। ये कब से यही चल रहा है, बोल ही नहीं पा रहा हूँ, यही लोग बोल रहे हैं कि बिंदिया और बाहुबली, इसमें जो उसका एक मैस्कुलिन एंगल और एक फेमिनिन एंगल है। बिंदिया को यूजुअली महिलाओं के साथ अटैच करते हैं और बाहुबली को पुरुषों के साथ। अरे आप तो पुरुष ही नहीं। महापुरुष इतना कुछ आपने एक नाम में ही निकाल दिया तो मतलब कमाल हो गया। मैं सोच रहा हूं, त्याग करके अब पहाड़ों में निकल जाऊं। हाँ ठीक, कंटिन्यू करते हैं वैसे। एक मिनट, मंत्री जी का फोन है, ये जो तुमने बोला है ठीक है आ गया ना, बिंदिया इज इंडिया. That just made sense for me to sort of have all the social institutions, social political institutions, then set up in a family dysfunctional drama. एक सवाल मैं पूछूं? जी पूछिए सर. तो आपका जो सीरीज है वो इंग्लिश में है क्या? क्यों सर? वहाँ तो भैया कौन अंग्रेजी बोल रहे थे? शो बिहार में क्यों सेट है? उसके पीछे क्या कोई रीजन है, पर्टिकुलर रीजन है? अभी कहीं ना कहीं तो सेट करते ही. आप पूरे नॉर्थ बेल्ट में आप इसको किसी भी भाषा में किसी भी प्रांत में सेट करेंगे तो आपका सवाल सटीक बैठता है फिर भी। बिकॉज जेंडर पॉलिटिक्स, माफिया, इन सब का गठबंधन ये हमारे पूरे नॉर्थ बेल्ट में तकरीबन हर स्टेट में है भाई। तो जब आप लोग शूट कर रहे थे तो इम्प्रोवाइजेशन का कितना स्कोप था, कितना इम्प्रोवाइज हुआ शूटिंग के दौरान? खास नहीं। हाँ, डायरेक्टर होना चाहिए ना ऐसा जो इम्प्रोव करने दे। जैसे मान लीजिए मुझे एक शो बनाना है तो मैं कहाँ से शुरू करूँ? मैं कहता हूँ तुम रहने ही दो। अभी एक फिल्म आई है विवेक अग्निहोत्री की, द बंगाल फाइल्स। उस फिल्म को बंगाल में बैन कर दिया गया है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि समाज इतना परिपक्व है कि वो वोट डाल करके अपने लिए सरकार चुन सकता है, देश को कौन चलाएगा ये चुनने की समझ है समाज क्या को। फिल्म देखनी है, लेकिन क्या फिल्म देखनी है, कौन सी किताब पढ़नी है, ये समझ नहीं है। ये डबल स्टैंडर्ड है। 1% लोग भी 1.5 बिलियन का 1% भी ले लो तो आप देख लो कि अगर वो वायलेंस पे या तोड़ताड़ पे या कि नहीं हम थिएटर तोड़ेंगे जलाएंगे, अगर आप पिक्चर लगाओगे वो करना शुरू कर दें तो सरकार क्या कर लेगी? Amazon प्राइम वीडियो पे एक शो आया है जिसका नाम है बिंदिया के बाहुबली। Amazon MX प्लेयर पे भी आया है। हाँ मतलब मैं बताने वाला था आगे। ये कब से यही चल रहा है, मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ, यही लोग बोल रहे हैं। तो उसमें बहुत सारे दिग्गज एक्टर्स हैं, सौरभ उसमें इतने सारे एक्टर्स हैं, इतने सारे भारी एक्टर्स हैं। सौरभ शुक्ला हैं, रणवीर शौरी हैं, सुशांत सिंह हैं, और आपकी शीबा चड्ढा हैं, तनिषा चटर्जी हैं और सीमा विश्वास हैं। तो इन एक्टर्स से वो पूरी जो सीरीज है भरी पड़ी है। उसके 2 एक्टर्स हमारे साथ हैं, रणवीर शौरी और सुशांत सिंह, और साथ में जो शो के डायरेक्टर हैं वो भी हमारे साथ हैं। इनका नाम है राज अमित कुमार। हंसी की भाई। तो हम लोग अभी जो है शो के बारे में बात करेंगे। यही नाम है ना, मैं गलत तो नहीं? नहीं आप बिल्कुल सही। मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। तो इस बारे में हम लोग बात करेंगे, शो के बारे में, इनसे, इनकी जो और जो चीज़ें कर रहे हैं लोग कब से और आगे क्या करेंगे वो सब देखते हैं। अभी तो हम नाम से शुरू करते हैं। शो का नाम है बिंदिया के बाहुबली। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? मतलब बोलो भाई। अच्छा, ये शो का नाम नहीं था, ओरिजिनल शो का जो नाम था वो ये नहीं था। बट अगर इस शो का इस वक्त बात की जाए, बिंदिया एक फिक्शनल सिटी है जो कि बिहार में, हाँ, जो कि बिहार में है, जहाँ ये पूरा वर्ल्ड क्रिएट किया गया है। और बाहुबली शायद इसलिए वर्क करता है कि सिर्फ एक जो गैंगस्टर फैमिली है वो सिर्फ बाहुबली नहीं है, वो तो बाहुबली फैमिली है ही, जो दावन फैमिली दिखाई गई है। पर उस यूनिवर्स में हर कोई अपने आप को बाहुबली ही समझता है, और हर कोई सॉर्ट ऑफ एक बाहुबली अप्रोच लेके, थोड़ा सा बैल बुद्धि अप्रोच लेके भी आगे बढ़ता है। तो इसलिए बिंदिया के बाहुबली। मैं जब ये नाम ऐसे पढ़ा, मैं जब सुना इसके बारे में, तो मुझे 2 चीज़ें समझ आई। एक तो बिंदिया इंडिया से बहुत ही सिमिलर साउंड करता है, एक ही राइम में है। और दूसरी चीज़ कि बिंदिया और बाहुबली, इसमें जो उसका एक मैस्कुलिन एंगल और एक फेमिनिन एंगल है। बिंदिया को यूजुअली महिलाओं के साथ अटैच करते हैं और बाहुबली को पुरुषों के साथ। अरे आप तो पुरुष ही नहीं। महापुरुष। इतना कुछ आपने एक नाम में ही निकाल दिया तो मतलब कमाल हो गया। मैं सोच रहा हूं, त्याग करके अब पहाड़ों में निकल जाऊं। नहीं बट कमाल हो गया। अच्छा मान लीजिए जैसे ये बिंदिया के बाहुबली, इसका वो राइमिंग इंडिया से, लेकिन वो शो बिहार में क्यों सेट है? उसके पीछे क्या कोई रीजन है, पर्टिकुलर रीजन है? अभी कहीं ना कहीं तो सेट करते ही। मतलब बिहार क्यों? हाँ, मैं खुद पैदा नॉर्थ इंडिया में हुआ हूँ। कहाँ? बिहार में? नहीं यूपी में। तो ये जो इसलिए बिहार में नहीं, अभी बताता हूँ। अरे रुक तो जाओ, ये दोनों शुरू होने वाले। इसलिए बिहार में किया मैंने। तो क्या है
कि जो ये यूपी बिहार नॉर्थ इंडिया जो मेंटालिटी है उसका एक स्वाद है, एक फ्लेवर है, विच आई कुड कैप्चर, राइट. देन आई थिंक gangster series, Bihar specific, and the kind of what should I say, the certain caste politics that I wanted to attempt, which I had heard stories about and I had then researched and whatnot, was appealing for me, right. So there was a specific caste politics that came into picture. There is specific also. एक मिनट, मंत्री जी का फोन है, ये जो तुमने बोला कास्ट पॉलिटिक्स पे देखिए है आगे ना. हाँ नहीं, मंत्री जी उनको बोलिए होल्ड करिए, हम करते हैं वापस. हाँ, बात बोलूँ कि नहीं? हाँ बताइए. ठीक है. तो so there was that. There is also which there are also certain elements which I won't say specifically, but if you'll see in the first episode, there are certain things that have been laid out which are specific to a sort of a broader climate, and like you use the word Bindia is India. That just made sense for me to sort of have all the social institutions, social political institutions, then set up in a family dysfunctional drama. एक सवाल मैं पूछूं? बिल्कुल सर, पूछिए सर. तो आपका जो सीरीज है वो इंग्लिश में है क्या? क्यों सर? तो अच्छा, मैं फिर इंग्लिश बात कर रहा हूँ. जवाब इतना Sorry. इंग्लिश में क्यों? आप एकेडमिक से ये होता है, वो तो पढ़े लिखे लोग आ गए यहाँ. तो बिंदिया के बाहुबली जो है, द बॉय आउट ऑफ भैया जो मुजफ्फरनगर, बट you cannot take, हाँ, मुजफ्फरनगर आउट ऑफ द बॉय. वहाँ तो भैया कौन अंग्रेजी बोल रहे थे. हाँ, तो हम क्या समझ में आ गया है कि दोबारा समझ गए हैं. अब हम बिल्कुल बिहारी और हिंदी में ही बात करेंगे. हम बिल्कुल अगर बोल दें तो टोक दीजिएगा इसको. टोक दिया मैंने. तो उसमें बहुत सारे मसले हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट का मसला है, कास्ट पॉलिटिक्स है, जेंडर पॉलिटिक्स है, और ओवरऑल जो पूरा पॉलिटिक्स है. तो आपको नहीं लगता है कि अगर उसको फिल्म, अगर शो को, स्टोरी को बिहार में सेट करते हैं, थोड़ा सा स्टेरियोटिपिकल हो जाता है? नहीं सर, क्योंकि कहीं बिहार भी को लोग उन चीज़ों से ही मोस्टली रिलेट करते हैं, उससे ही कनेक्ट करते हैं. तो अच्छी बात है, रिलेट करें उससे. मतलब उसमें क्या गड़बड़ क्या लग नहीं, रहा है? मतलब मैं कह रहा हूँ कि वैसे ही उसको देखा जाता है उस शो को. तो फिर आपने भी उसको उन्हीं स्टीरियोटाइप्स में गिव इन किया और आपने शो को वहीं सेट किया. नहीं सर, मैंने तो कोई इसी स्टीरियोटाइप में गिव इन नहीं किया. मैंने एक जॉनरा चूज कर एक स्पेसिफिक स्टोरी सुनाई है. तो अगर आप जिस भी लेंस से देखना चाहेंगे, अगर आप इस लेंस से देखना चाह रहे हैं कि आप उसको ऊपर से देखें और आपको वो स्टीरियोटाइप्स नज़र आ रहे हैं, तो मैं ब्लेम नहीं कर सकता उस चीज़ को. हो सकता है लोगों को दिख रहे हों, लेकिन मैंने वो कहानी नहीं सुनाई है. और वो उस कहानी को आप सुनेंगे तो उसमें बहुत सारी वो लेयर्स हैं जो पहले कहीं नहीं गई हैं. ठीक है, ये मेरा यहाँ पर मैं इस पर इंटरेक्ट करूँगा. इंटरेस्टिंग सवाल है आपका, बट जितना मैंने सोचा अभी इसके बारे में, आप पूरे नॉर्थ बेल्ट में आप इसको किसी भी भाषा में, किसी भी प्रांत में सेट करेंगे तो आपका सवाल सटीक बैठता है फिर भी. बिकॉज जेंडर पॉलिटिक्स, माफिया, इन सब का गठबंधन ये हमारे पूरे नॉर्थ बेल्ट में तकरीबन हर स्टेट में है भाई. तो उसमें से कोई एक भाषा तो चूज करनी ही थी, तो बिहारी कर ली. आप उसको पंजाबी में सेट करते, राजस्थानी परिप्रेक्ष्य में सेट करते, एमपी में सेट करते, सवाल फिर भी आपका सटीक बैठता. तो मैं भी आपके सवाल पर, आप पुरुष नहीं, आप, मैं भी कुछ कहूँगा कि आपने जो इल्ज़ाम लगाया है मेरे निर्देशक पर, उनके डिफेंस में मैं यही कहूँगा, टू एलैबोरेट मोर, जो उन्होंने भी बात छेड़ी कि एक स्टीरियोटिपिकल वर्ल्ड को लेकर, एक स्टीरियोटिपिकल थीम को लेकर, जो आपका बिल्कुल कहा. और ये आप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपने ऐसी और सीरीज देखी हैं. क्योंकि मैं बिहार से आता हूँ. नॉट जस्ट दैट, आप बिहार से आते हैं इसलिए नहीं आप ये कह रहे हैं. आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपने बहुत सारी सीरीज ऐसी देखी हैं जो बिहार में सेट है. वो स्टीरियोटाइप इसलिए बना. इनकी अटेम्प्ट रही है कि वो स्टीरियोटाइप को लेकर उसमें कुछ नुआंसेस लाए जाएं, कि वो स्टीरियोटिपिकल जो एक स्टीरियोटाइप जो बन गया है उसमें जूम इन किया जाए, और उसकी जो फाइन प्रिंट है, जो फाइनर नुआंसेस हैं, वो थोड़े उभर कर समझा जाए उसको. ये अटेम्प्ट है. जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि बहुत सारे एक्टर्स, मतलब आपने कैसे चुने इस शो के लिए? मतलब सौरभ शुक्ला, सुशांत सिंह, रणवीर, मतलब क्रेजी वो है आपका जो लिस्ट ऑफ एक्टर्स है. मतलब कैसे सिलेक्ट किया आपने, और क्या बोल के उनको हायर किया आपने? कैसे बनाया? आ जाओ नहीं तो कट्टा निकाल लेंगे. ये बोल के हायर किया गया. नहीं है, जब आप लिख रहे होते हैं उस वक्त आप ये नहीं सोच रहे होते हैं कि किसको आप कास्ट करेंगे उसमें. बट
इतने सारे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स लिखे जा चुके थे, और फिर आई थिंक आसानी ये रही कि एक बार स्क्रिप्ट, जैसे जब आप कैरेक्टर्स देख के आप देखते हैं कि कौन कौन एक्टर्स हैं जो उसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं, फिर आप वो स्क्रिप्ट भेजना शुरू करते हैं। तो शायद मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ क्या अपनी राइटिंग के इस बारे में, पर ठीक है जो भी है। जिन भी एक्टर्स को चूज़ करके स्क्रिप्ट भेजी गई तो उस तरफ से हाँ आती रही और माहौल बनता रहा। सो आई थिंक दैट्स व्हाट अल्टीमेटली हैपेंड। ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब सब ये इतने सारे दिग्गज एक साथ इकट्ठे हो जाएं, और ये कभी कभी शायद ना एक संयोग भी होता है। हाँ, बिकॉज अगर आप सोच के निकलोगे ना, अभी मैं सोचता हूँ ये लिस्ट ऑफ एक्टर्स को आप एक जगह इकट्ठा करने की सोचोगे तो शायद डेट्स ही नहीं बैठेंगी सबकी एक साथ। वो समय कुछ ऐसा था कि somehow all the things fell into place और सब जुड़ गए एक साथ। अभी अनुभव सिन्हा की एक सीरीज आई थी IC 817। जी मैं था उसमें। जी आप भी उसके अंदर सीरीज थी कि फिल्म थी? सीरीज उसमें भी इसका भी साथ ऐसा ही था ऑलमोस्ट। पंकज कपूर, कुमुद मिश्रा, तमाम तरह के बड़े बड़े एक्टर्स भारी उसके अंदर भी थे, तो वो भी था। तो जैसे आप ये कुछ शो बनाते हैं, है ना, एक बाहुबली के बारे में शो है, मतलब एक फैमिली के बारे में बेसिकली है, और सत्ता का जो चल रहा है कि यहाँ बटना है वहाँ बटना है, किसके ऊपर जाएगा वो। तो इस तरह की चीज़ें हम जब देखते हैं तो अगेन जैसे मैं बताया कि हम ऐसी चीज़ें और फिल्मों में देख चुके हैं। तो मेरा एक वो आता है कि जैसे वो सीन आता है कि आप बोलते हैं अपने बड़े दावन से कि आपको अनाउंस करने वाले हैं वो, कि आप उनके वो होंगे, चुनाव लड़ेंगे आप, तो और चुनाव वो अनाउंस कर देते हैं खुद के बारे में। एग्जैक्टली सिमिलर सीन आपको ओंकारा में मिलेगा। लंगड़ा त्यागी बाहुबली, बाहुबली लंगड़ा त्यागी। जब दीपक डोबरियाल आते हैं और कहते हैं कि आपके मुंह से मालपुआ छीन के भकोस गया, जब वो विवेक ओबराय को बना देते हैं। अच्छा। तो उसके लिए नहीं, बट वो तो विवेक ओबराय उनका पिता नहीं था। नहीं पिता नहीं, तो भाई ये मतलब वो तो उनके वो रहे हैं ना। हाँ, तो मतलब मैं उस तरह के थीम्स की बात कर रहा हूँ कि जैसे एक्सपेक्टेशन और बहुत सिमिलर है वो सीन। आप लोग जब कोई शो बनाते हैं, कोई फिल्म बनाते हैं, तो आप लोग का ऐसा कुछ रूटीन है कि आप लोग उसके पहले कोई चीज़ें करते हैं? जैसे कोई फिल्म देखते हैं या कोई गाना, जैसे भंसाली का ऐसा है कि वो जब कोई फिल्म शुरू करते हैं तो लता मंगेशकर के गाने सुनते हैं, ऐसा कहा जाता है। या जैसे अनुराग कश्यप ने गैंग्स ऑफ वासेपुर बनाई तो वो बोलते हैं कि वो सिटी ऑफ गॉड से इंस्पायर्ड थे। तो ऐसी कोई चीज़ आप लोगों के साथ भी होती है? मैं आपको दो बातें कहूँगा कि आप जब एक इतने सारे जॉनराज हैं फिल्म मेकिंग में, राइट, आप अगर उठाने लगेंगे किसी भी जॉनरा की 10 फिल्मों को आप कंपेयर कर लीजिए, आपको 500 एलिमेंट्स मिल जाएंगे जो कंपैरेटिव है। तो इसका तो कोई एंड नहीं है। और जब आप जॉनरा फिल्म बनाने का मतलब ही ये होता है कि उस जॉनरा स्पेसिफिक्स, जब एक ऑडियंस आती है, जब किसी स्टार को देखने आती है, वो स्टार को देखने आती है। जब एक ऑडियंस किसी हॉरर मूवी को देखने आती है तो एक हॉरर मूवी को देखने आती है। तो उसके जो एलिमेंट्स हैं, उसकी जो कैटेगरीज हैं, वो वहाँ पर होती हैं। अब उसके बाद ये है कि आप उस जॉनरा में जाने के बाद क्या करने वाले हैं। तो जो आपने जैसे एक कंपैरिजन बताया, ऐसी तो आपको 50 फिल्में मिल जाएंगी। मैं शाम को रिसर्च करने बैठूंगा तो आपको और 20 नाम दे दूंगा जिसमें इस तरह की चीजें हुई, एक को मिलने वाली थी, दूसरे को मिल गई। गैंगस्टर ड्रामा में तो ये सबसे कॉमन ट्रोप है। हाँ, तो अगेन वही वाली चीज आ जाएगी जो मैंने वो स्टीरियोटाइप वाला बोला, अगेन कि आपकी जो चीजें उसमें नो, यू आर डिफाइनिंग स्टीरियोटाइप एज अ वेरी लुक, इफ यू वांट हिंदी वो स्टीरियोटाइप वर्ड ही यूज कर रहे हैं आप। मतलब तो आप अगर स्टीरियोटाइप का मतलब क्या होता है दोस्त, स्टीरियोटाइप शब्द का मतलब ये हुआ कि एक बात को, हाँ, पहली बात तो ये वर्ड जब यूज़ किया जाता है ये इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ आइडेंटिटीज़ यूज़ किया जाता है कि आप महिलाओं को सिर्फ एक तरह से दिखाते हैं, आप बिहारियों को सिर्फ एक तरह से दिखाते हैं, आप इस नेशनैलिटी को इस तरह से दिखाते हैं, इस कलर रेस को इस तरह से दिखाते हैं। तो अगर एक फिल्म मेकर उस चीज़ को लेके कॉन्शियस नहीं है और हर फिल्म में वही चीज़ होती जा रही है और उसकी किसी कॉम्प्लेक्सिटी को टच नहीं किया जा रहा है, तब आप उसको स्टीरियोटाइप बोलते हैं। तो अगर मैं इस बात का जवाब दूं तो मैं फिर सिर्फ इतना ही कहूँगा, आप शो देखिए, पहले आराम से देखिए, दूसरा सीजन भी आ रहा है वो भी देखिए, और फिर आप इस चीज़ों को वाकई कंपेयर कीजिए कि एक फैमिली को या पुलिस वालों को किस तरह से दिखाया गया, एक फैमिली को किस तरह से दिखाया गया है, पॉलिटिक्स को किस तरह से दिखाया गया, एंड देन यू विल प्रोबेबली फाइंड कि ये कहाँ से बात कहाँ जा रही है। तो उससे ज़्यादा इसमें डिफेंड करने के लिए कुछ नहीं है, और हर जॉनरा में ये सिमिलरिटीज़ मिल जाएंगी। रहा लता मंगेशकर जी के गाने सुनना, वो तो हम वैसे भी सुनते हैं, और पता नहीं मतलब हम क्या क्या, मतलब लिखने से पहले तो बहुत कुछ चीज़ें की जा सकती हैं। ये सुन रहे थे वो जो अपने आपके जो बिहार यूपी में जो थोड़े वो नचनिया टाइप गाने होते हैं ना, वो मैंने बहुत सुने, वो मैंने बहुत सुने, करेक्ट है।
तो उस पर तो पूरा क्लब बनाया गया है भाई। अच्छा हाँ, हाँ, तो वो तो देखा, हमारी- वो हमारी- दावन क्लब। दावन क्लब, तो वो हाँ, गाने मतलब बड़े सुने। उसमें सारा म्यूजिक वही लोकल है काफी, मतलब बिल्कुल ही जहाँ पे शो घटता है वहीं बसा हुआ है बिल्कुल। लेकिन वो जो महिलाएं जो हैं जो जी। वहाँ परफॉर्म कर रही हैं, जी वो वहाँ पे विदेशी महिलाएं हैं। हाँ, सब नहीं, सब विदेशी थे नहीं Mostly। मिक्स था। इंटरनेशनल है ना हमारा शो। नहीं, और वो क्लब भी इंटरनेशनल है भाई। आप हमारी हिंदी फिल्मों में इतनी गोरी महिलाएं कैसे आइटम सॉन्ग में डांस कर रही हैं, मतलब क्या उस बात का मतलब? नहीं सही है। तो अच्छा ये बताइए, जैसे आप लोगों ने मैं समझ गया, आप लोग साथ में कोई शो करते हैं, काम करते हैं, आप लोग कुछ शूट करते हैं, आप लोग एक चीज़ लिखी होती है ना, मैंने लिखा है इसको, फिर वो स्क्रीन पे ट्रांसलेट होती है। कुछ सीन्स बिल्कुल वैसे ट्रांसलेट होते हैं या उससे बेटर ट्रांसलेट हो जाते हैं, कुछ सीन वैसे नहीं होते, है ना, जैसा आपने लिखा है वैसा ट्रांसलेट नहीं हुआ। तो ऐसे कौन से आप लोगों के फेवरेट सीन्स हैं जो आपने शूट किए, तो आपको लगता है यार इसमें हम लोगों ने किल कर दिया, सब ने अपने अपने एंड से? मेरे को कभी किसी काम में ये नहीं लगता कि किल कर दिया। मैं जब बाद में देखता हूँ मुझे हमेशा लगता है कि बेटर हो सकता था। आपको ना कोई भी काम ऐसा नहीं लगता कि मतलब यार मजा आ नहीं गया, कि अब मजा आ गया, बट ऑलवेज देयर इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, वो तो ठीक है। आप बताइए, इनका तो खैर वो बिल्कुल ही अलग नहीं, मेरे हिसाब से कुछ भी इनका तो बिल्कुल ही अलग है। आप बताइए। आप बताइए। है। नहीं, आपका भी आपका भी तेरे को पूछा perspective क्यों मैंने? सुशांत आप बताइए यार। तुम्हारे सवाल और नहीं पूछेंगे हाँ, हो गया खत्म। नहीं, आप बताइए आपके हिसाब से। आप उनसे ही पूछेंगे, आप तीन लोगों से पूछना पड़ेगा मुझे, मैं कभी पूछ के नहीं रह हम बताएं, सीरियस बताएं कि मजाक में बताएं? सकता। आप दो बताना अच्छा चाहें। ठीक है। अच्छा, देखिए, कुछ भी कागज से सिनेमा पे ट्रांसलेट कुछ भी नहीं होता है। सिनेमा स्क्रीन पे बनता है, कागज पे कागज लिखा जाता है। तो ये बात सोचना कि ये कागज पे ऐसे लिखा है और ये ऐसे होगा, ये सोचने में ही प्रॉब्लम है, एटलीस्ट मेरे पॉइंट। तो कैसे वर्क करती है वो चीज़? वो एक आपके पास एक ब्लूप्रिंट होता है, आपके पास एक ब्लूप्रिंट होता है, और आप उसके बाद जो आप जीवन स्क्रीन पे बनाना चाह रहे हैं वो आप उसी मोमेंट में बनाते हैं। वो तो उसी मोमेंट पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं जो आपने ना कभी सोची, राइट? और अगर आप एज ए फिल्म मेकर जो सोच के चले थे और आप वो एग्जैक्टली वही बन गया, तो आप, मुझे नहीं पता आर्ट और क्रिएटिविटी कहाँ हुई, है ना? इतने सारे, जैसे अभी आप एक्टर्स की बात कर रहे हैं, इतने सारे दिग्गज परफॉर्मर्स आके वहाँ खड़े हुए हैं, उन हर किसी का अपना एक इंटरप्रिटेशन है। मेरे साथ इतने अच्छे अच्छे टेक्नीशियंस काम कर रहे हैं जिनकी अपनी एक स्किल और एक आर्ट है। आप एक तैयारी करके सेट पे पहुंचते हैं, ये आप मैक्सिमम कर सकते हैं। एक मैक्सिमम तैयारी के साथ, एक मैक्सिमम विजन के साथ सब लोग एक जगह वहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन उसके बाद जो मैजिक होता है वो तो उसी वक्त होता है। और अगर आप उस वक्त जो मैजिक हो रहा है उसको कैप्चर नहीं कर सकते, तो शायद आप फिल्म मेकिंग गड़बड़ है। तो जब आप लोग शूट कर रहे थे तो इम्प्रोवाइजेशन का कितना स्कोप था, कितना इम्प्रोवाइज हुआ इस शूटिंग के दौरान सीन्स का? खास नहीं, ज्यादा नहीं होने दिया। इम्प्रोवाइजेशन वाला कुछ सिनेरियो आया नहीं। मतलब आप भी वही कह रहे हैं जो ये कह रहे हैं? हाँ नहीं, ऐसा हाँ, डायरेक्टर होना चाहिए ना ऐसा जो इम्प्रोव करने दे। को एक्टर भी ऐसे मिले अगर। यार तो मेरे पे क्यों बिल फाड़ रहा है? मैं आज तो दे रहा हूँ ना UPI ID, इधर दे ना। सीजन 3 ना यार, फील्डिंग भी तो करने दे यार, मंदी चल रही है अभी। सो इम्प्रोव, आई मीन हुआ होगा तो 19-21 टाइप मेजरली जो लिखा था वही है एक्चुअली। इतने, बिकॉज जो भी इंटरेक्शंस है ना कैरेक्टर्स के, वो इतना प्लॉट से जुड़े हुए हैं कि अगला सीन क्या होने वाला है, अगली सिचुएशन क्या होने वाली है, वो बहुत कुछ निर्भर करता है जो आदान प्रदान हो रहा है डायलॉग्स का आपस में। तो उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइजेशन की गुंजाइश ऐसी थी नहीं, क्योंकि आप नहीं तो फिर विषय से भटक जाएंगे, आप रायता ज़्यादा बिखर जाता। मैं ज़रा इम्प्रोव पे एक बात फिर बोलूँ। आप दोनों को लगता होगा इम्प्रोव नहीं हुआ है, तो मैं समझ सकता हूँ क्यों, लेकिन मैं बताऊँगा कि कैसे इम्प्रोव, राइट? सी, आप एक्टर्स के साथ एक लेवल पे आपने स्क्रिप्ट और सीन डिस्कस कर लिया। आई थिंक यहाँ इम्प्रोव का मतलब इन द सेंस जनरली लोग जैसे सेट पे जाके इम्प्रोव करते हैं, उसका मतलब ये समझा जाता है कि उस सीन को अब किसी भी डायरेक्शन से खेलना शुरू कर दो, यहाँ डायलॉग इम्प्रोव या डायलॉग बोल। वो मेरी राइटिंग में और मेरे अपनी अप्रोच में मैं डायलॉग्स को लेके बहुत स्पेसिफिक हूँ, राइट? ऐसा नहीं है कि वो चेंज नहीं हो सकते, उस वक्त कुछ हो नहीं सकता मैजिकल। अगर वो ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में फिट होता है तो हो सकता है। मेरे लिए इम्प्रोव, जैसे अभी हम दूसरी जगह बैठे बात कर रहे थे, आपकी स्माइल के बारे में बात हो रही थी, हाँ, तो कोई ऐसा पर्टिकुलर डिस्कशन नहीं होता है यार, वो
स्माइल और वो सब चीज़ें जो जो जेस्चर्स होने हैं वो किस तरह से वहाँ आके क्रिएट हो जाएंगे. दीज गाइज आर क्रिएटिंग instantly, right? These are not defined things, and in those gestures, in those movement, lot of things are happening which are not exactly like it's on paper, and you go around and you हिंदी हाँ तो आप और आपका जॉब होता है कि वो जो हो रहा है वो मैजिक आप उसको कैप्चर करें. तो शायद आई थिंक रणवीर जिस तरह से बोल रहे हैं डायलॉग में इम्प्रोव नहीं हुआ होगा, लेकिन जो मोमेंट्स कैप्चर हो रहे थे उसमें बहुत सारी चीज़ें ये लोग कर रहे थे जो इनको खुद शायद नहीं समझ में आ रहा होगा कि मेरे लिए वो बिल्कुल नया था. मैं ये कहना चाह रहा हूँ. हाँ नहीं, आई थिंक आई एग्री कि इम्प्रोव जो नॉर्मली हम समझते हैं इम्प्रोव का मतलब वो होता है कि एक्स्ट्रा डायलॉग बोल दिया, कुछ एक्स्ट्रा मोमेंट क्रिएट कर ली, तो वो नहीं था. बट उसके अलावा आई ड्यू क्रेडिट टू हिम कि उन्होंने ऐसा नहीं था कि स्ट्रेट जैकेट में डाला हुआ था एक्टर्स को कि बिल्कुल ऐसे मैं जो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो. ऐसा बिल्कुल नहीं था. वो देखते थे कि क्या आपकी इंटरप्रिटेशन है, फिर उसमें ट्वीक्स अपने हिसाब से जो कि ये नहीं मुझे चाहिए, ये अच्छा है, इसको और बढ़ाओ. तो उस सो देयर इज वो नुआंसेस तो वो हम सब देयर इज रूम फॉर परफॉर्मेंस. जी. वरना इन जैसे महान कलाकारों का फिर आप यूटिलाइज ही मैं वही पूछने वाला था. अगली बार नेक्स्ट क्वेश्चन ही होता मतलब इतने मल्टीपल लेजेंडरी एक्टर्स फिल्म में शो में काम कर रहे हैं, तो कोई ऐसा मोमेंट था जब आप बहुत सरप्राइज हो गए कि अरे यार मैं तो सोचा नहीं था ऐसा हो गया कुछ. मैं सच बोल रहा हूँ. मेरे लिए मैं अपनी खुशी सेट पे जाहिर नहीं करता हूँ ज़्यादा. मेरे लिए हर मोमेंट बहुत खुशी के मोमेंट्स थे. मैं हर मोमेंट पे सरप्राइज हो रहा था. जो शॉट्स आते हैं, जब वो एक सीन आप कैप्चर कर लेते हैं, उसमें बहुत सी चीज़ ऐसे होती हैं जो आपने कभी सोची भी नहीं है, और वो मैजिक होता है. वो फिर आपने दिल में लेके निकल चलते हैं. वो फिर आप रणवीर को नहीं बोलते हैं कि यार बहुत अच्छा किया, या सुशांत को उस वक्त नहीं बोलते हैं. ये सोच के कि बिगड़ जाएगा. नहीं वो बात नहीं है. उस बिगड़ ना जाए. नहीं उस वक्त उन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं होता. लेकिन बहुत सी कमाल चीज़ हो रही होती है हर वक्त यार. मतलब नहीं सॉर्टेड. आपस में सोच लिया, आपस में डिसाइड कर लिया, ठीक है, ओके. तो आप लोग के तीनों के शो से सबसे फेवरेट सीन्स कौन से रहे जो आपने शूट किया है साथ में या अलग अलग कॉम्बिनेशंस में शूट किया? आपके पर्सनल फेवरेट्स कौन कौन से सीन्स रहे? 6 एपिसोड की सीरीज है, Amazon Prime पे MX Player पे भी है. पहला सीजन है MX Player पे. दूसरा सीजन आएगा दिवाली के आसपास आएगा. अच्छा, उसका काम चालू हो गया उसका? जी खत्म हो चुका है काम. तो सीजन रेडी है और आज पहला उसका रिलीज हुआ है. पहला सीजन 8 अगस्त को का पहला सीजन रिलीज हुआ है. जी 8 अगस्त को पहला हुआ है, अब दिवाली तक दूसरा हो जाएगा. अच्छा, तो आप लोग लगातार साथ में ही काम कर रहे हैं लगातार. बढ़िया. हाँ, मजेदार सीन, सबसे फेवरेट सीन्स आप लोगों के पहले सीजन के? मेरे तो सारे ही भाई. नहीं मैं मुरली मुझे बहुत पसंद है. मुरली मान जी. मुरली का कैरेक्टर जो है और उसके सारे इंटरेक्शन, जो सौरभ शुक्ला दावन फैमिली के साथ जितने इंटरेक्शंस है उसके, तो ऑल आर लेजेंडरी. सबसे फेवरेट, सबसे पसंदीदा जब करके मजा आया. और वो बहुत मुश्किल है भाई. सबसे एक चुनिए. फेवरेट तो ऐसा चुनेंगे तो हमारा जो सीन था, मैं भी वही कहने वाला था. पप्पा तुम्हारे जेल में. हाँ नहीं, वो वाला जो मेरे लिए वो था, वो जो जहाँ फोन पे आप वो भेजते हो ना, वही ना, अच्छा, वही वाला. हाँ, तो वो बहुत अच्छा सीन है. जो सीओ भाई किसी काम का नहीं, हाँ, अमेरिका रिटर्न. तो फिर ये जो मेरा कैरेक्टर है जो इनको कहानी सुनाता है, वो जो कि दूसरे पुलिस वाले आए थे, उनके साथ क्या हुआ, वो वाला सीन जो है, फिर जिसके एंड में ये एक कुछ भेजते हैं, वीडियो भेजते हैं जो बाद में मतलब वो है, आप प्लॉट में देखेंगे तो क्या है, ट्विस्ट है उस पर भी. बट वो सीन इनका मेरा बहुत बढ़िया है, बिकॉज आई थिंक वहाँ पे जो प्लॉट का अंडरलाइंग जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो पूरा आपको स्क्रीन पे दिखता है कि इट्स दावन परिवार वर्सेस द वर्ल्ड. दावन परिवार वर्सेस द वर्ल्ड उसमें दिखता है. और आपका ये वाला मत बोलिए, दूसरा कुछ बताइए. नहीं मैं तो लिखी है. मैं तो वैसे भी नहीं, बिल्कुल नहीं पिक कर सकता. कोई मतलब ही नहीं बनता है. कैसे आप एक सीन पिक कर सकते हैं? मतलब आपका मतलब पूरा शो ऐसे कि बिल्कुल सब बिल्कुल. कुछ भी आपके हिसाब से कुछ भी कमतर सर, नहीं, सब बेस्ट है. सालों के साल लगा के लिखा है. अब उसमें से आप एक चीज बोलेंगे पिक कर. माँ के सारे बच्चे. हाँ लिखने में कितने साल लगे सर? हम इसको 2020 से फुल ऑन लिख के बना रहे हैं. अब 2025 में हम बैठे हुए हैं
और उससे पहले 1-1.5 साल तक इसका बेसिक स्ट्रक्चर बन रहा था। तो ये मतलब अपने दोनों सीजन या और भी सीजन आने वाले हैं कि आपने शुरुआत में कितना लिखा? ये 2 सीज़न एक आपने ही साथ हुआ है। तो बन भी मतलब ऑलमोस्ट एक ही साथ रहा है। बिल्कुल। तो इससे ये जो मेरा एक वो क्वेश्चन भी था, जैसे जो लोग फिल्में शोज बनाना चाहते हैं उनके लिए क्या प्रोसेस क्या रहता है? जैसे मान लीजिए मुझे एक शो बनाना है, तो मैं कहाँ से शुरू करूँ और क्या क्या करूँ? तो इंडस्ट्री में ज़्यादा सुशांत और रणवीर हैं, ये बताएंगे कि क्या करना चाहिए। मतलब शॉर्ट में बताऊं? जी बताइए ना। पहले तो एक धांसू स्क्रिप्ट लिखो, उसमें लग जाएगा कम से कम 1 साल। फिर वो धांसू स्क्रिप्ट को पिच करना शुरू करो प्लेटफॉर्म्स को, प्रोड्यूसर्स को, उसमें लग सकती है पूरी उम्र। फिर जब अप्रूव हो जाए फिर कास्टिंग करो, टेक्निकल क्रू लाओ, उसमें भी लग सकता है काफ़ी टाइम। फिर उसको शूट करो, उसमें भी काफ़ी अड़चनें आ सकती हैं। हो सकता है शूट बीच में रुक जाए, फिर शुरू हो, या शूट पूरा हो ही ना। फिर जब वो शूट हो जाए तो फिर उसको पोस्ट प्रोडक्शन पर लेकर जाओ। पोस्ट प्रोडक्शन तक मोस्टली पैसे ख़त्म हुए होते हैं, तो फिर नया पैसा ढूंढना पड़ता है। फिर वो पोस्ट प्रोडक्शन करो, उसको लगता तो है फिर वो बाद वाला पैसा कौन ऐड करता है? वो कोई और को प्रोड्यूसर बन जाता है या प्रेजेंटर बन जाता है। फिर पोस्ट प्रोडक्शन करो, उसको लगता है 6 महीने साल, ये सब बन जाता है। फिर भीख मांगो कि मैं रिलीज़ कहाँ करूँ, हो सकता है रिलीज़ होगा ही नहीं। लेकिन अगर रिलीज़ पे आ गया तो वो बोलेंगे अच्छा अब हम अगले साल रिलीज़ करेंगे, इस साल हमारी स्लेट होगी पूरी। फिर 1 साल वेट करो, सोचते हुए कि मैं अब 1 साल कैसे वेट करूं। फिर जब रिलीज़ होगा तब वो सीधा डाल देंगे, बोलेंगे अभी मार्केटिंग नहीं हो सकती इसकी, क्योंकि मार्केटिंग में थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा लगता है। हाँ। तो फिर जगह जगह जो न्यूज़ मीडिया है वहाँ पहुँचो इंटरव्यूज़ देने के लिए। ठीक है ना। तो कुल मिला के ये देखो श्वेतांक, मैं कहता हूँ तुम रहने ही दो। चूज एन ईजियर जॉब। ठीक चल रही है तुम्हारी। नहीं मैं अरे रुको यार, एक चीज़ बोलना चाहूँगा। आप लोग मोटिवेट होने आए थे। नहीं हाँ मैंने आई होप मेरे मोटिवेशन में कोई कसर नहीं छोड़ी। हाँ सो रणवीर ने काफ़ी एक तरह की सच्चाई बताई है, बहुत इम्पोर्टेंट। सो आई थिंक लेट्स टेक दिस टू अ लिटिल सीरियस नोट हिंदी में। हम पहले एक साल लिखो। हाँ क्या पहले, हाँ वो तो सही है, वो तो बिल्कुल सही है। इसलिए भी कि ऑडियंस में शायद वो भी बहुत सारे, जब हम 15, 16, 17 साल के थे, हमको फिल्म मेकर बनना था, इनको भी एक्टर बनना था, इनको भी एक्टर बनना था। मुझे भी फिल्म मेकर बनना था। हाँ। तो ऐसे बहुत सारे ऑडियंस में होंगे लोग, तो उनके लिए एक चीज़ ये समझना ज़रूरी है जो जैसे रणवीर ने समझाई कि सफ़र बहुत लंबा है, कठिन है और सब कुछ खोना पड़ सकता है, और उसके बाद भी कुछ हो ना हो उसका कोई भरोसा। हाँ, मैंने वर्स्ट केस सिनेरियो बताया, वर्स्ट केस सिनेरियो बताया। कई लोगों का 6 महीने में सब कुछ हो जाता है। हाँ, ये भी बात सही है। अगर आपकी पहचान सही है, सही नेटवर्क है, ये दूसरा वर्स्ट केस सिनेरियो बताया ने, तो 6 महीने में सब हो जाता है। 1 महीने में आप लिख लोगे, अगले महीने आपको स्टार्स मिल जाएंगे, 1 महीने में आप शूट कर लोगे, 1 महीने में पोस्ट प्रोडक्शन कर लोगे, 6 महीने में बाहर। ये भी हो सकता है। तो अगेन दैट्स टू द साइड ऑफ जिनकी रिलेशनशिप्स हैं या इंडस्ट्री के अंदर वो एक अलग बात है। बट मैं फिर भी ये कहना चाहूँगा कि आज, और सुशांत आज दिन में भी बात हो रही थी, रणवीर से भी ये बात हो रही थी कि एटलीस्ट टेक्नोलॉजी वाइज हम लोग ऐसी जगह तो हैं कि हिम्मत करे इंसान तो उठा के बना तो सकता है। सबसे बड़ी दिक्कत शायद इस वक्त ये खड़ी हुई है कि बनाने के बाद उसका करें क्या। ना रिलीज नहीं, सबसे बड़ा बॉटलनेक जो है राइट नाउ फॉर इंडिपेंडेंट फिल्म्स इज रिलीजिंग द फिल्म। हाँ, कि वो कहाँ जाएगी और कैसे होगा और वो सब। तो अगर आपको सीरीज़ बनानी है और आप एक प्रॉपर चैनल पे जाते हैं, तो जो रणवीर ने कहा वो बिल्कुल करेक्ट है, और आप किसी को नहीं जानते हैं तो आप पहले तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त मटेरियल लिखना पड़ेगा, और उसके बाद आपको वही दरवाजे 5-6 दरवाजे हैं जो आपको खटखटाने पड़ेंगे, और वहाँ हाँ हुआ तो हुआ और नहीं हुआ तो नहीं हुआ। या किसी आप एक इतने बड़े नाम को, एक्टर को कन्विंस कर पाएँ अपने उस मटेरियल के बेस पे कि उसके बेस पे शायद चैनल्स हाँ कर दें, तो पुराना मेथड प्रोसेस। बट एटलीस्ट आज टेक्नोलॉजी ऐसी जगह है, तो डिमोटिवेट करने के साथ साथ मोटिवेट करना भी शायद ज़रूरी है
कि अगर आप उठ सकते हैं, अपने फ़ोन को लेके बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, सिनेमा की समझ ले सकते हैं, कुछ नया कह सकते हैं, कुछ नई बात कह सकते हैं, तो आप उसको कोशिश करें उसको करने की। और शायद जब आप वो बना लेते हैं तो मे बी वो एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है आपके लिए कि आप लोगों को दिखा के अपनी काबिलियत तो एक्सप्रेस कर सकते हैं ना। तो आप जब अगर फर्स्ट टाइम है तो बहुत मुश्किल है किसी के लिए भी आपके ऊपर भरोसा करना। तो थोड़ा मोटिवेट भी रहें अगर हिम्मत है, लेकिन फिर तैयार रहें इस चीज़ के लिए कि ये वो वाला सफ़र है कि आर्या पार है। हाँ, एक ही मतलब उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आज ट्राई मार लूँ और शायद कल हो जाए। जैसे आपने कहा कि होता है कि बनाने के बाद क्या करें, रिलीज करें, कैसे करें, कहाँ करें, किससे बात करें। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ, एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है। दो चीज़ें हैं इसके अंदर। एक फिल्म है पंजाब 95, हनीत रेहान की फिल्म है, दिल्ली तूफान में लीड रोल में है। वो फिल्म 2022 से बन के रेडी है, सेंसर बोर्ड के चक्कर काट रही है, ये और 120 कट सजेस्ट किए, ये हुआ। एक तो केस ये हो गया। दूसरा केस अभी बिल्कुल रिसेंट है। अभी एक फिल्म आई है विवेक अग्निहोत्री की, द बंगाल फाइल्स। उस फिल्म को बंगाल में बैन कर दिया गया है, ये बोल के कि आपकी फिल्म जो है समाज को गलत संदेश देती है, उल्टी पुल्टी चीज़ें दिखाती है, इस तरह की बातें करके। अब देखिए इसमें ये मसला ये है, अभी एक और फिल्म मेकर हैं अविनाश दास ने एक फिल्म बनाई थी अनारकली ऑफ आरा, स्वरा भास्कर को लेकर। उन्होंने आज एक पोस्ट किया इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे बेसिकली, कि उन्होंने विवेक अग्निहोत्री को ये कहा कि आपकी फिल्में खराब संदेश देती हैं और अच्छा है कि आपकी फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया गया। उनका ये कहना है। आपकी एक फिल्म थी अनफ्रीडम, आज तक रिलीज नहीं हो पाई क्योंकि कुछ लोगों ने तय किया आपके बिहाफ पे कि ये फिल्म जो है ये सोसाइटी के वर्दी नहीं, सोसाइटी में दिखाई जाने के, है ना। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं, आप तीनों ही लोग, आप तीनों का इस पर क्या मत है? क्या फिल्मों की रिलीज पे बैन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? बैन गलत है, किसी भी सूरत में बैन गलत है। मैं चाहे फिर वो विवेक अग्निहोत्री की फिल्म हो, चाहे अविनाश दास की फिल्म हो या इनकी फिल्म हो, बैन का मैं बिल्कुल मुखालफत करता हूँ। चाहे कोई किताब हो, चाहे कोई पेंटिंग हो, आप सोसाइटी को, समाज को बच्चे की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। एक तरफ तो आप कहते हैं कि समाज इतना परिपक्व है कि वो वोट डाल करके अपने लिए सरकार चुन सकता है। देश को कौन चलाएगा ये चुनने की समझ है समाज क्या को, फिल्म देखनी है, लेकिन क्या फिल्म देखनी है, कौन सी किताब पढ़नी है, ये समझ नहीं है। ये डबल स्टैंडर्ड है। कोई भी समाज तय कर लेता है, अच्छी फिल्म होती है, चलती है, समाज को अच्छी लगती है, चलती है, नहीं अच्छी होगी नहीं चलेगी। बहुत सिंपल सी बात है। कोई थर्ड पर्सन आकर के बोले कि ये नहीं लगाएंगे और ये इस स्टेट में चलेगी, इस स्टेट में नहीं चलेगी, आई थिंक नो, आई डोंट सपोर्ट दैट। हाँ नहीं, मैं भी यार, आई मीन सवाल ही नहीं उठता बैन का तो। बट एक चीज़ मैं कहूँगा कि एज अ सोसाइटी, बतौर समाज, अगर हमारा समाज थोड़ा मेच्योर वाकई में हो, आई नो लाइक सुशांत सेड के हम इतनी डेमोक्रेसी है और अगर हम इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतना मेच्योर हम समझते हैं देश की जनता को कि वो वोट दें, तो उनको हक है कि वो कौन सी फिल्म देखना चाहते हैं ना देखें। बट अफसोस ये कि ये हमारे समाज में होता नहीं है। हमारे समाज में होता है कि एक सेक्शन, कोई भी साइड से आप ले लीजिए, कि जिन लोगों को फिल्म से आपत्ति है, ऑब्जेक्शन है, वो सिर्फ अपनी आपत्ति जताने की जगह वायलेंस पर उतर आते हैं, तोड़ताड़ उन चीज़ों में उतर कर आते हैं। ये प्रॉब्लम है। अब इसका आप कह सकते हैं कि यार ये तो लॉ एंड ऑर्डर है, तो ये तो जो सरकार है उसका वो है। बट यू आर टॉकिंग अबाउट अ पॉपुलेशन ऑफ 1.5 बिलियन पीपल। उसमें अगर 1% लोग भी, 1.5 बिलियन का 1% भी ले लो, तो आप देख लो कि अगर वो वायलेंस पे या तोड़ताड़ पे या कि नहीं हम थिएटर तोड़ेंगे, जलाएंगे, अगर आप पिक्चर लगाओगे, वो करना शुरू कर दें तो सरकार क्या कर लेगी? सो मैं समाज को ही, अपने समाज को ही कहूँगा कि प्लीज़, आप जैसा सुशांत ने कहा कि जो डेमोक्रेसी है उसमें ये मैच्योरिटी चाहिए कि अगर आपको वोट देने का अधिकार जाता है, कि आपकी सरकार चुनने का अधिकार मिलता है, तो आपको ये धैर्य रखना है कि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको पसंद नहीं है, उनको आप या अवॉइड करें या डेमोक्रेटिक तरीके में उनकी खिलाफत करें। बट थिएटर तोड़ देना, जान की धमकी देना, जला देना, ये एक मैच्योर सोसाइटी का बिहेवियर नहीं है।
मुझे रूट कॉज ये लगता है प्रॉब्लम का। बट जस्ट टू ऐड ऑन दैट, तो यू आर सेइंग कि गवर्नमेंट प्रीएम्प्टिव इस चीज़ को मान के बैन करे? नहीं, बैन का तो मैं मान ही ना, बट आई एम सेइंग द प्रॉब्लम इज व्हाई सरकार क्यों बैन करती है, बिकॉज फॉर देम इट बिकम्स अ लॉ एंड ऑर्डर, दे से इट्स अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। अगर सरकार ना भी कहे, कोर्ट कह देगा। Even courts have said it for various films that this film not will be because it will cause law and order problem, so this will not be released. So I am saying the problem lies with the society. As a society we need to slowly take responsibility. जैसे हम voting की responsibility लेते हैं, we need to take responsibility कि art में सिनेमा में राइटिंग में चीज़ें ऐसी आती हैं जो आपको ऑफेंड करती हैं, बट बीइंग ऑफेंडेड डज नॉट मीन वायलेंस। यू कैन रिएक्ट टू, सॉरी मैं अंग्रेजी में शुरू हो गया, यू कैन रिएक्ट टू बीइंग ऑफेंडेड विद योर वर्ड्स, विद योर, किसी ने अगर एक पिक्चर बनाई जिससे आपको आपत्ति है, आप उस पर पिक्चर बनाओ ना, आप जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है उस पर बेटर पिक्चर बनाओ। आप किसी ने कुछ लिख दिया जो आपको ऑफेंड कर, विचार का जवाब विचार से ही दिया। करेक्ट। या मतलब ये प्रॉब्लम ये है, ये जो लूजिंग कंट्रोल ऑफ, नहीं ये तो हमारे कल्चर के खिलाफ है, हम तो तोड़ देंगे, मार देंगे अगर ये लगेगा, तो यार ये तरीका मैच्योर किसी सोसाइटी के लिए ये ठीक नहीं है। तो मैं इस पे एक बेसिक प्रिंसिपल के साथ आऊँगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अगर एक एब्सोल्यूट राइट दिया जाता है, हम अपने सोशल स्ट्रक्चर में वहाँ तक पहुँचे ही हैं कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना, कि इस समझ से कि हम इस बात को हैंडल कर सकते हैं कि हर इंसान को अपनी बात को कहने का और किसी भी आर्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करने का पूरा हक है, चाहे वो बात कैसी भी हो, क्योंकि वो बात है, जैसे अभी रणवीर और सुशांत कह रहे थे, वो खंजर लेके किसी को मार नहीं रहा है, बात कही जा रही है। यही एक मैच्योर सोसाइटी का है कि हम बात कर सकें, चाहे हमसे कितने भी ओपोनेंट तरह की बात, संवाद होना चाहिए, संवाद। तो अगर आप उस प्रिंसिपल पे देखें और एक सत्ता और गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर पे देखें, तो कहीं किसी भी दुनिया में किसी भी देश में सब जगह सेंसरशिप ऑपरेट की है, हर गवर्नमेंट के अंडर ऑपरेट की है, उसके लेवल्स ऊपर नीचे गए हैं, राइट। हमारे यहाँ सेंसर बोर्ड 70 साल से है ना, 90 साल से है, 70 ईयर्स, राइट। एंड हमेशा रहा है, उसकी एक गाइडलाइंस रही हैं, जो गाइडलाइंस, और मैं ये बात आई थिंक आई वांट टू यूज़ दिस मीडियम टू से दिस थिंग, कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में 19(1) भी है, राइट, रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। उसके बाद सिनेमा के ऊपर एक स्पेसिफिक आप गाइडलाइन बनाने बैठ जाते हैं कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। वो इंटरप्रिटेशन कहीं से कोई भी जो नई गवर्नमेंट आएगी, उसके नए रेगुलेटर्स होंगे, उनकी नई बातें होंगी। तो ये सवाल किसी एक पार्टी, किसी एक तरफ का नहीं है, ये सवाल है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, और वो एब्सोल्यूट होना चाहिए। जैसे सुशांत ने कहा, चाहे विवेक अग्निहोत्री अपनी फिल्म बना रहे हैं और कुछ कह रहे हैं, चाहे वो आपको कितनी भी बुरी लग रही है, और चाहे दूसरी तरफ से फिल्म बन रही है वो कितनी भी बुरी है, आप उसको रोकना और इस तरह से करना, आप व्यक्त कीजिए अपनी बातें। और अविनाश ने अगर ये कहा कि, अविनाश तो दोस्त भी हैं अच्छे, अगर अविनाश ने ये कहा कि ये फिल्म ऐसा करती है, इसमें ये है वो है, तो उनको वो कहने का हक है। नहीं, I don't agree. नहीं, मैं उस बात का एक पॉइंट कह रहा हूं, मैं ये कहना कि बैन कर दीजिए ये नहीं, मैं उससे पहला, उससे पहला उसकी अपनी पिक्चर बैन हुई, कैसे कह सकते हैं? उससे पहला पॉइंट जो आप कह रहे हैं कि भाई आपकी फिल्म में आप हमको प्रोपेगेंडा लगता है, ये इस तरह से कह रही है, वो आप वो बात कही है, लेकिन उसके बाद एक शब्द, वही एक कदम आगे बढ़ जाना और ये कहना कि आपको बैन कर देना चाहिए क्योंकि आप ये बात कह रहे हैं, वो शायद गड़बड़ है। उससे इससे थोड़ा रिलेटेड सवाल है कि जो एक्टर्स जो हैं, है ना, पॉलिटिकली थोड़े मुखर होते हैं, खुल के बात करते हैं पॉलिटिक्स के बारे में, तमाम चीज़ों के बारे में, उससे उनके काम पे कितना फ़र्क पड़ता है? क्या आप आर्ट और जो पॉलिटिक्स है उसको एक साथ जोड़ के रखते हैं, या आपके लिए दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग अलग हैं? मेरे लिए तो जुड़ी हुई है, क्योंकि मेरे लिए कोई भी चीज़
पॉलिटिक्स से अलग नहीं है। पॉलिटिक्स का मतलब, ऐसा हमारे एक और जगह गए थे, वहाँ डिस्कशन हो रहा था, पॉलिटिक्स का मतलब सत्ता दल किसका है और विपक्ष किसका है, वो नहीं। पॉलिटिक्स आपकी ज़िंदगी को नियंत्रित करती है, हर चीज़ में पॉलिटिक्स हर है। चीज़ में। आप सिंपल सा एग्जांपल है कि जब आप तेज़ रफ्तार गाड़ियों के लिए ही सड़कें बनाएंगे और जो जन संसाधन है, आप उन बसों को, ट्रेनों को उतना आप हेल्प नहीं करेंगे, तो वो पॉलिटिक्स है। आप सिर्फ एक वर्ग विशेष को ही हेल्प कर रहे हैं। एक मेजॉरिटी जो आपकी है, जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करता है, आप उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं अगर उसके संसाधन आप छीन रहे हैं। पॉलिटिक्स है। आटा कितने का मिलता है, कौन सा आटा कितने का मिलता है, उस पर कितना टैक्स लगता है, पॉलिटिक्स निर्धारित करती है। शहर के किस हिस्से में संभ्रांत वर्ग रहेगा, किस हिस्से में गरीब रहेंगे, वो गरीब कहाँ आएंगे जाएंगे, कैसे रहेंगे, सब चीज़ पॉलिटिक्स डिसाइड करती है। तो मेरे लिए कोई भी जीवन का क्षेत्र जो है वो पॉलिटिक्स से, वो जेंडर पॉलिटिक्स भी है, पर्सनल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, उसमें भी पॉलिटिक्स होती है, हर चीज़ में है। तो मेरे लिए नहीं, जुड़ अलग नहीं है। और मुखर होना, आप कोई भी समय हो, कोई भी काल हो, कोई भी परिवेश हो, जब आप पॉपुलर ओपिनियन से हट करके बात करते हैं तो उसकी कीमत आपको चुकानी ही पड़ती है। ये कोई आज की नई बात नहीं है। मुझसे पहले कई लोग आए हैं जिन्होंने कहीं ज़्यादा कीमत चुकाई है। मैंने तो ऐसी कोई ख़ास कीमत चुकाई नहीं भाई, सीधी सी बात है। अभी भी काम कर रहा हूँ, अच्छा खासा कमा रहा हूँ। तो नहीं, मेरे लिए पॉलिटिक्स इज़ पर्सनल। बतौर एक्टर मेरे आई डोंट सी पॉलिटिक्स अफेक्टिंग जो मेरा काम है। मैं मानता हूँ एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट, मेरी जो आई ओ माई अलीजेंस टू द ट्रूथ, और एज लॉन्ग एज आई एम परस्यूइंग द ट्रूथ, उसके पॉलिटिकल शेड्स कुछ भी हों, आई डोंट जज। मैं बिल्कुल एक ऐसी पॉलिटिकल फिल्म कर सकता हूँ, का हिस्सा बन सकता हूँ जो मेरे पर्सनल पॉलिटिकल व्यूज़ के ख़िलाफ़ है, लेकिन उसमें मुझे अगर कोई एक ह्यूमन लेवल पे सच्चाई दिखती है, आई एम ओके विद इट। आई हैव नो इशू। आपने कैरेक्टर को जज नहीं करते बेसिकली? मैं स्क्रीन प्ले जज करता हूँ, मैं उसका जो सिनेमैटिक मेरिट जज करता हूँ, उसका पॉलिटिक्स जज नहीं करता। मेरा पॉलिटिक्स मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, उसको जाहिर करने की, जैसे सुशांत ने कहा, जो मेरी प्राइस इफ़ आई हैव टू पे, मैं कितना जाहिर करता हूँ, उसका मैं क्या प्राइस पे करता हूँ, आई एम विलिंग टू पे इट। बिकॉज मेरा मानना है कि नॉट जस्ट एज अ सेलिब्रिटी, even as a human being, it is not only my right but my responsibility to speak my truth. और that is what drives me to be an artist. वो मेरे अंदर जो एक सच को जाहिर करने की जो एक ओवरवेलमिंग इच्छा है, उसी की वजह से मैं आर्टिस्ट बना हूँ। और वो सच जो मैं ढूंढ रहा हूँ, वो दैट इज़ नॉट टू फर्दर मेरा पर्सनल पॉलिटिकल व्यू, कि मैं चाहता हूँ कि पॉलिटिक्स ये सही है तो मैं सिर्फ वैसे प्रोजेक्ट करूँगा, ये नहीं मैं मानता। अच्छा, हाँ, फिर इससे एक और हल्का सा छोटा सा सवाल इससे जुड़ा हुआ है। जैसे क्या होता है कि थोड़े कुछ एक्टर्स होते हैं, जैसे आपने काम किया गिरीश कर्नाड के साथ, है ना? जी। उन्होंने बहुत अच्छा सिनेमा किया, क्वालिटी सिनेमा किया, पैरेलल सिनेमा में काम किया, तमाम तरह की चीज़ें की, नाटक किए, ये किए। फिर वो काम करते हैं एक था टाइगर जैसी मेन स्ट्रीम कमर्शियल फिल्म में, जी, जिसका हिस्सा आप भी रहे हैं। जी। फिर गोविंद निलानी आते हैं। गोविंद निलानी ने जीवन भर वो फिल्में बनाई, श्रमिकों के बारे में फिल्में बनाई, ये की, सामाजिक चीज़ें की, उनकी एक आइडियोलॉजी थी, ठीक है। फिर लास्ट में क्या होता है कि वो CBFC के कुछ जो सेंसर बोर्ड के कुछ नियम कानून चेंज होते हैं, जिसकी जिम्मेदारी दी जाती है गोविंद निलानी जी को, आप चेंजेस में देखिए क्या करना है, कैसे करना है, वो करते हैं और डिलीवर करते हैं। तो ये पॉलिटिकल रिजिडिटी है, क्योंकि एक टाइम आपने बहुत सारा टाइम स्पेंड कर लिया इस चीज़ को करने में कि मेरी पॉलिटिक्स ये है, मैं ऐसी चीज़ें करूँगा, मैं ऐसी चीज़ें नहीं करूँगा। तो क्या एक टाइम के बाद वो पॉलिटिकल रिजिडिटी चली जाती है? पॉलिटिकल क्या चली जाती है? रिजिडिटी चली जाती है? नहीं, आई थिंक वो मेच्योरिटी एक आ जाती है जो मैंने अभी जाहिर की। हाँ, जहां आप अपने आप से अपने पर्सनल पॉलिटिकल व्यूज को
वहीं रखते हैं कि ये मेरे पर्सनल पॉलिटिकल व्यूज हैं, बट आई कुड वेल बी मिस्टेकन। इनके पॉलिटिकल व्यूज मेरे से अलग हैं, दैट डजंट मीन आई कैन नॉट वर्क विद हिम, आई हैव टू हेट हिम, आई हैव टू यू नो दैट कि मेरा यार ये नहीं, ऐसा नहीं है मेरे लिए। और ठीक है, जैसे गिरीश कर्नाड जैसे एक्टर्स हैं, उनको अपन देखते हैं ऐसे कि मतलब मैं क्वालिटी सिनेमा करता हूँ, गंभीर सिनेमा, है ना, और जब वो उन लोगों को मेन स्ट्रीम फिल्मों में डाल दिया जाता है तो उसके पीछे क्या आइडिया रहता है और वो उसको कैसे परसीव करते हैं? तो उसमें बुराई क्या है? नहीं मतलब मेरे को तो एक्टर इज एन एक्टर, देखिए सर, एक्टर है ना, उसमें अब आप उसको मेन स्ट्रीम सिनेमा में वो रोल कर रहा है, या ये जो आप मेन स्ट्रीम, ये सबसे बड़ी इसमें जो आपका जो एक स्टेप छूट गया है वो ये है कि आप देखते हो, आप उसको जज करते हो एज मेन स्ट्रीम या एज आर्ट या एज ऑल्टरनेटिव। एज एन एक्टर यू डोंट नेसेसरली हैव टू डू दैट। आई एम सेइंग देयर माइट बी पीपल जो एक्टर्स जो करते होंगे कि मेरे को तो हीरो ही बनना है, मैंने डांस ही करना है, वो सिर्फ मेन स्ट्रीम ही करना चाहेगा। बट मैं अपना एग्जांपल दे सकता हूं आपको, एंड आई एम श्योर इट वर्क्स फॉर सुशांत ऑल्सो। हम उसको मेन स्ट्रीम और आर्ट में जज ही नहीं करता मैं, मेरे लिए वो क्राइटेरिया ही नहीं है। मेरा क्राइटेरिया है ये स्क्रीन प्ले क्या है, ये स्क्रीन प्ले की मेरिट क्या है, मेरा रोल क्या है, मेरे रोल का मेरिट क्या है, ये डायरेक्टर क्या है, ये डायरेक्टर का मेरिट क्या है। फिर उसके बाद सब्सिक्वेंट आता है कि अच्छा जी पैसे दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, डेट्स हैं नहीं है, जो भी है, क्या डिमांड है वो अलग है। ये बेसिक क्राइटेरिया, जो क्राइटेरिया ऑफ जजिंग इज दिस, नॉट मेन स्ट्रीम है, आर्ट है, दैट डज नॉट कम टू माई माइंड। एंड आप गिरीश कर्नाड जी को स्टीरियोटाइप क्यों कर रहे हैं? अच्छा, नहीं, comeback है ये आप आपका। नहीं आप गुगली है ना, मतलब आप उनके बारे में कितना जानते हैं, उनके पर्सनल सर्कमस्टांसेस हम कुछ नहीं जानते हैं। और हर इंसान, हर एक्टर ग्रो कर रहा है यार, वो हर नई चीज़ें सीखता है, नया समझता है। और जैसे उन्होंने कहा कि इट्स अ परस्यूट ऑफ ट्रूथ, सच्चाइयाँ बदलती हैं, चीज़ें समझ में आती हैं, कुछ दूसरे एक्शंस लिए जाते हैं, कुछ दूसरे काम किए जाते हैं। हमें उनके बारे में कुछ इतना मालूम ही नहीं कि उन्होंने क्या चीज़ें किस वजह से की होंगी और क्यों कर रहे होंगे, और उनका अपना क्या, तो छोड़िए। एक्टर के लिए तो ये वैसे ही, मतलब ये ऐसा आपको जज ही नहीं करना चाहिए कि इसने इतनी मेन स्ट्रीम करी है, ये करी है। आप देखो कितनी अच्छी फिल्में करी हैं, अच्छा काम किया है, कितनी नहीं अच्छी नहीं थी कि ओके कलेक्टिव, इट वाज अ कलेक्टिव। जो भी काम किया वो ईमानदारी से किया या नहीं किया, आई थिंक दैट्स उसके अलावा और कोई जजमेंट नहीं हो सकता। अब उससे अब ठीक है, पॉलिटिक्स पे तो काफी चर्चा होगी। अभी रिसेंटली क्या है, अभी रिसेंटली क्या हुआ? इनको मुद्दा वही पकड़ना था। नहीं, बिंदिया के बाहुबली बात कीजिए, वो Amazon MX पे फ्रीली अवेलेबल है, वो राउंड चलेगा टू, तो राउंड डायरेक्टर टू, का अभी आगे लास्ट काम राउंड और चलेगा आएंगे। है, एक्टरों को आगे दिवाली काम मिलेगा, दिवाली के आसपास दूसरा सीजन 2 आ रहा है। इसको पहला चलाइए। सीजन दूसरा सीजन प्रमोट करने लगे, पहला तो प्रमोट अरे तो करने पहला तो चल चुका है भैया। नंबर पता है आपको कितने आए? आप बताइए। नंबर इस वक्त 15 मिलियन थे, लास्ट वीक 29 तक, 3 हफ्तों में टॉप शो चल रहा है भैया कंट्री में। और मतलब वो 1 तो हो गया, अब तो 2 की बात करिए आप। हमारी फर्दर उसकी बात। बिंदिया के बाहुबली Amazon MX प्लेयर पर फ्री में है भाई साहब, बिल्कुल जाइए देखिए। ये कुछ भी कहे, मैं कुछ नहीं कह रहा कि मुझे एक आपसे क्वेश्चन पूछना था। रिसेंटली अभी क्या हुआ कि आज अभिनव कश्यप जिन्होंने दबंग बनाई थी, अभिनव कश्यप, अनुराग कश्यप के जो भाई हैं, तो उन्होंने आज एक बयान दिया है, ताजा फ्रेश बयान बिल्कुल, कि उन्होंने कहा है कि सलमान खान जो है वो गुंडे हैं, पूरी खान फैमिली जो है वो विंडिक्टिव है और वो एक्टर नहीं है, मतलब ऐसे ही चल रहा है बस। आपने उनके साथ काम किया है, 2 फिल्में हो गई हैं, एक था टाइगर भी होगा, टाइगर 3 भी होगी। तो आप इस बयान से कितना इत्तेफाक रखते हैं? आपको क्या उसमें वो है? नहीं बिल्कुल नहीं, वो उनका कुछ पर्सनल ग्रज होगा जिसको वो निकाल रहे हैं। तो आपका सेट पे कैसा एक्सपीरियंस रहता था उनके साथ? नहीं मेरा तो अच्छा था सलमान भाई का। ही इज़ अ वेरी जेनरस ह्यूमन बीइंग, जेनरस को एक्टर। उनकी फैमिली, उनके सलीम साहब की तो मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ। उनके जो दोनों भाई हैं वो, उनको भी मैं बहुत पसंद करता हूँ। दे आर जेंटलमैन। तो मैं तो नहीं से, उनका पर्सनल कुछ होगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी के साथ पर्सनल नहीं होना चाहिए, मेरा कई लोगों के साथ पर्सनल है, बट मैं इत्तेफाक नहीं रखता इससे। और टाइगर 3 वाला क्या इशू था आपका, जो आपने कहा कि अपने गुस्से में फिल्म की? यार मतलब कोई इशू नहीं था। मेरे को सवाल पूछा गया कि क्या हुआ, आप 1 में थे, 2 में नहीं थे, 3 में फिर आए मरने के लिए। तो मैंने कहानी तो मैंने बता दिया कि क्या हुआ था, कि मेरे को 2 ऑफर हुई थी, वो मैंने, क्योंकि टाइगर जिंदा ऑफर हुई थी आपको। हाँ, क्योंकि वो रोल छोटा था और मनी वाज नॉट
आई फेल्ट नॉट जो पहला था उससे कम था, तो मैंने मना कर दिया था। अरे 2 के लिए पैसे पहले तो कम मिल रहे थे। अब आप बना रहे हो उसको, राई का पहाड़ मेरा बना रहे इंटरेस्ट जग रहा है। बिकॉज काम कम था तो अच्छा, रोल भी छोटा था। रोल भी छोटा है, तो वो कह रहे हैं पैसे भी कम है, तो मैंने कहा ये मेरे को नहीं जम रहा, मैंने नहीं करना। सो दे रोट मेरा रोल आउट कर दिया उन्होंने, बना ली 2। फिर 3 में बाय देन गिरीश जी नहीं थे, तो उन्होंने मेरे को फिर बुलाया, मुझे लगा चलो अब अच्छा रोल Original देंगे, cast से कोई तो होना अच्छा रोल देंगे। फिर उसमें भी बोल दिया कि पहले सीक्वेंस से तू मर जाएगा। तो फिर मैंने कहा यार ये क्या कर रहे हो, तो फिर मैंने पहले सोचा कि ये भी मना कर दूं, फिर मेरे को आई डोंट नो, आई जस्ट फेल्ट दैट आई ओ इट, होता ना कि Closer मिल जाएगा मार दे इसको, मार ही दे। 2 जगह बीप लगेगा भाई। हाँ ना, बीप अच्छे लगते हैं। दूसरा क्या था भाई? ये प्लगइन था। पहले भी कर चुके दूसरा कहाँ था? पैसे भी बोल चुका। पहले भी कर चुके हर से कब बनना था जो आपको? हर बीप जो है वो कब- प्लगइन है बिंदिया के बाहुबली मेरे के लिए। इंडिया के कब बाहुबली। निकल जाता है जो जिसमें बीप ही बीप है। बेंचो जो है ना। तीसरा बीप भाई। अरे अरे भाई मैं बेंच ओ बेंचो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। हाँ, आपको इसको भी हम बैन नहीं करते। बेंचो की बात कर रहा हूँ, तुम लोग कुछ और समझते जा रहे हो, तुम लोग एक्स्ट्रा एक सिलेबल लगा रहे हो एंड में। तुम्हारे दिमाग में कुछ यहाँ सोफे हैं ना, यहाँ बेंचे नहीं है। इससे पहले कि और भी कुछ और कुछ हो। बीप्स ऐड करने पड़े। अरे एक और वर्ड है मेरे पास, माचो मैनली, इससे पहले- माचो। इससे पहले कि और बीप्स ऐड अच्छा करने पड़े। बेंजो बेंजो डिंग 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 Thank you, डिंग thank you so much. डिंग 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 ये स्टारकास्ट और डायरेक्टर हमारे साथ थे। बिंदिया के बाहुबली की ये सीरीज 8 अगस्त को Amazon प्राइम MX प्लेयर पे आ चुकी है, फ्री में अवेलेबल है। पहला सीजन है और बढ़िया चल रहा है, आप जाके देख सकते हैं। और जैसा कि उन्होंने बताया, दूसरा सीजन भी शूट चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है और दिवाली तक वो भी आ जाएगा। एंड रिमेंबर बी माचो प्ले बैंजो डिंग 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 भाई कट हो गया।